आज हम करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, जिनकी मदद से हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल को इंसिडेंस क्या है? तो हम इसका आंसर पढ़ेंगे। व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। अब ध्यान से सुनिए, डबल यानी दो, और को इंसिडेंस यानी ऐसी चीज हो जाना जो एक व्यक्ति के साथ हो। जैसे मान लीजिए मैं हूं और एक बंदा और है, जिसने मैंने भी लाल कलर की शर्ट पहनी, उसने भी लाल कलर की शर्ट पहनी है, तो ये कोइंसिडेंस हो गया है ना, एक जैसी चीज हो गई हमारे साथ। तो डबल कोइंसिडेंस का अर्थ यहाँ पे ये होगा कि ऐसी चीज जो मुझे किसी को बेचनी हो और ऐसे और सामने वाले को खरीदनी हो, और उल्टा ही उसकी तरफ हो, उसे भी कोई ना कोई चीज बेचनी हो और मुझे वही चीज खरीदनी हो। आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास गेहूं है, ठीक है, आपको गेहूं बेचना है और जूते खरीदने हैं, ठीक है, और जो अपोजिट बंदा है उसको गेहूं खरीदना है और जूते बेचने हैं। तो आप क्या करोगे, उसको गेहूं बेच दोगे, ठीक है, और वो आपको जूते बेच देगा, बात खत्म। तो दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपकी इच्छाओं का डबल कोइंसिडेंस हो रहा है इसमें। हमारे आंसर क्या कहता है, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल, कि एक पर्सन कुछ बेचना चाहता है, डिजायर टू सेल एग्जैक्टली व्हाट अ पर्सन अदर विशेस टू बाय, तो जो दूसरा बंदा है वो उसको खरीदना चाहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, जिसे हम हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं, जब हम एक सामान के बदले दूसरा सामान देते हैं। आज की डेट में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम डायरेक्ट उसे पैसों से खरीद लेते हैं। पर जब पहले की बात थी, जब उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे, तब हम क्या करते थे, हम वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आवागमन किया जाता था। एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु दी जाती थी। तो व्हेन अ गुड आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड, तो गुड मतलब होता है आपका वस्तु, गुड्स यानी वस्तु। व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए एक्सचेंज की जाए, क्या की जाए, एक्सचेंज की जाए, एट देयर इज नो यूज ऑफ मनी, और इनके बीच में धन का, पैसों का कोई, आपका कोई इस्तेमाल ना हो। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। यहाँ बी फॉर बार्टर सिस्टम आएगा, BARTER। ओके, नेक्स्ट करते हैं। व्हाट डज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या कहता है, मतलब मॉडर्न मॉडर्न जो हमारा आज के ज़माने में मॉडर्न ज़माना चल रहा है, इसके अंदर जो मनी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी। सबसे पहले तो हमारी करेंसी शामिल होती है, जो कि हमारी पेपर नोट्स की होती है या फिर कॉइन्स की होती है, ठीक है। ई वॉलेट, जो आजकल हम फोन पे वगैरह, पेटीएम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब ई वॉलेट्स में आता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में। डिमांड्स एंड डिमांड डिपॉजिट, जो पैसे हम बैंक वगैरह में रखते हैं वो सब। तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में शामिल होंगी। इन इंडिया हु इज ऑथराइज टू इशू नोट्स एंड करेंसी। भारत के अंदर किसको अधिकार है जो आपको नोट और करेंसी छाप के देगा, बताइए वो कौन है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, नोट को छाप सकता है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर में मशीन लगा के नोट को छापने लग जाएंगे, नहीं। सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकार है जो भारत में आधिकारिक रूप से नोटों को छाप सकता है, और ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इसके बिहाफ पे करता है, यानी इसकी जगह करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह, ठीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर द पुअर टू गेट अ लोन फ्रॉम बैंक। किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए ये डिफिकल्ट क्यों है कि वो बैंक से डायरेक्ट जाके लोन ले सके। बिकॉज एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल यानी ऐसी कोई चीज जिसे हम सामने वाले के पास गिरवी रख सके। वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपकी जमीन हो गई, जेवर हो गए, या फिर आपके पास ऐसी कोई चीज जिसे हम गिरवी रख सके, ठीक है। कुछ भी हो सकता है जिसे हम गिरवी रख सकते जो वैल्यूएबल हो। फॉर एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, गरीब इंसान के पास कोलेट्रल नहीं होता है, यानी ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसे वो बैंक के पास गिरवी रख सके, जिस कारण उसका वहां जाके लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उसके पास जमीन जायदाद जेवर ही होते तो वो लोन ही क्यों लेता फिर बैंक से।
ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया। कोलेट्रल इन एसेट, एसेट होता है एसेट, यानी कोई भी ऐसी संपत्ति जो बोरोवर, जिसको लोन चाहिए हो, उसके पास ऐसी कोई संपत्ति हो जिससे वो बैंक के पास गिरवी रख के सामने के पैसे ले सके, यानी लोन ले सके, सच है लैंड। वो कोलेट्रल में क्या क्या चीजें शामिल होती है, ध्यान से देखिए। लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई आपकी गाड़ी आपने क्या कहते हैं गिरवी रख दी, आपके स्टॉक्स हो सकते हैं, या फिर आपका बैंक में जो पैसा जमा है वो। आप इनमें से कोई भी चीज गिरवी रखकर सामने से लोन ले सकते हैं, और गरीब आदमी के पास यही चीजें नहीं होती, जिस कारण वह बैंक से लोन नहीं ले पाता है और अपने आसपास के एरिया में किसी अनऑथराइज्ड किसी किसी भी बंदे से लोन ले लेता है। तो हम कहाँ थे, कोलेटरल पे थे। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। और जो इसको एक गारंटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जब तक कि लोन वापस न चुका दिया जाए। व्हाट आर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, सबसे पहले आप क्रेडिट समझिए। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है आपका लोन, ठीक है। और लोन और इनफॉर्मल, ठीक है, यानी आप किसी ऐसी संस्था जो सरकार की नज़र में ना हो, जिसे सरकार के द्वारा मान्यता न प्राप्त की गई हो, या फिर ऐसा कोई भी लोग या फिर ऐसे कोई बंदा किसी से भी आप कर्ज लेते हैं तो वो इनफॉर्मल में आता है, ठीक है। और सरकार द्वारा स्थापित, सरकार के द्वारा जितने भी चीज़ें स्थापित है जैसे बैंक वगैरह हो गए और दूसरी और कुछ संस्थाएं हो गई, ये सब के सब फॉर्मल में आती हैं। तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर मनी लेंडर्स आते हैं, यानी जो आपको पैसा उधार देते हैं, कुछ ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, आपके रिलेटिव या फिर आपके दोस्त, ये सब इनफॉर्मल के अंदर आएंगे, ठीक है। फॉर्मल के अंदर आपका बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई वगैरह वगैरह। अब हमारा 8वां क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो अपना हमारा आंसर क्या है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड ऑल द बैंक एंड कोऑपरेटिव। जो मैंने आपको बताया, फॉर्मल के अंदर क्या क्या आता है, लोन हम जहां से लें और वो फॉर्मल हो, वो क्या हो, बैंक्स हो सकते हैं और अपने कोऑपरेटिव हो सकते हैं। व्हाट आर एस एच जी एस। ये एस एच जी एस क्या होता है भाई, तो एस एच जी एस का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दे आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हु प्रोवाइड म्यूचुअल सपोर्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। मान लीजिए गांव में ये जो सेल्फ हेल्प जो ग्रुप हैं, ये ज़्यादातर गांव वगैरह में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे आपके। गांव में मान लीजिए कि 7-8 जनों का एक ग्रुप बना दिया, उसमें हर महीने की एक बंदे की हर कुछ कुछ पैसा लिया जा रहा है, मान लो वो 100-100 रुपये ले जा रहे हैं, कुछ भी लिया जा रहा है। तो जो पैसा इकट्ठा होगा वो उन 7-8 बंडों में से जिसको भी जरूरत होगी वो उसे ले सकता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, नाम मात्र के इंटरेस्ट पे आपको वो पैसा दे दिया जाएगा, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, ना कोई आपको कोलेक्टर रखने की जरूरत है, ना कोई आपको जमीन गिरवी रखने की जरूरत है, आपको आराम से वहां से कर्ज मिल जाएगा, जिससे उनकी सहायता हो सकती है। वो उस कर्ज को किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो शादी में लगाएं, चाहे वो किसी भी अपनी बीमारी वगैरह में इस्तेमाल करें, ये उनके ऊपर है। 10th क्वेश्चन हमारा, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट -% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। यानी मान लीजिए बैंक में जितना भी पैसा जमा हो रहा है, वो उसमें से क्या सारा का सारा अपने पास रखते हैं, नहीं। वो जितना भी पैसा जमा हो रहा है उसमें से ओनली 15% वो अपने पास रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए बैंक में 100 रुपये जमा हुआ, 100 में से 15% वो अपने पास रखेंगे, यानी 15 रुपये अपने पास रखेंगे, और बाकी के 85 रुपीज़ वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेज देंगे, ताकि उसे वो संभाल के रखें। नेक्स्ट है आपका, बैंक यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू, जैसे हम पैसे जमा करवा रहे हैं बैंक में, तो जो उसका एक ज्यादातर बड़ा भाग है, बड़ा हिस्सा, उसका इस्तेमाल क्या करता है बैंक। बैंक जो पैसा हम जमा करवा रहे हैं उसका इस्तेमाल करता है लोन्स के लिए, लोगों को लोन देने के लिए। क्या आपको क्या लगता है, बैंक अपनी तरफ से पैसे लेके आ रहा है और लोगों को लोन दे रहा है, नहीं। जो पैसे हम बैंक में जमा कराते हैं वही दूसरे बंदों को लोन के रूप में दे दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लोन वो पे करते हैं, साथ में जो इंटरेस्ट पे करते हैं, वही उसी इंटरेस्ट में से कुछ भाग हमें मिल जाता है और बाकी का बैंक अपने पास रख लेता है। बैंक एक मीडियम है, उसका अपना कुछ नहीं है, वो एक बंदे से ले रहा है और दूसरे बंदे को दे रहा है, सिर्फ इतनी सी बात है। असर्शन रीजनिंग, असर्शन दे रखा है आपको, बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। रीजन है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर, दिस द मेन सोर्स ऑफ इनकम। सीधी सी बात है, जो मैंने आपको भी बताया कि असर्शन दे रखा है बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट, बैंक लोन पे इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, बैंक बिल्कुल लेगा।
जब हम किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो इंटरेस्ट लेता है, नहीं लेता? इंटरेस्ट लेगा तभी तो वो सामने वाले को, जो जो जिसने पैसे जमा करवाए हैं, जो डिपॉजिटर है, उसको क्या दे पाएगा? इंटरेस्ट दे पाएगा। हम जब बैंक में अपना कुछ भी पैसे जमा करवाने जाते हैं, कुछ भी रखते हैं, ठीक है, तो उसके बदले हमको कुछ ना कुछ छोटे मोटे इंटरेस्ट मिलते हैं ना, 3 महीने पे या फिर 6 महीने पे। तो वो कहाँ से आ रहा है? बैंक अपने से नहीं दे रहा है। जो लोग लोन चुका रहे हैं उन्हीं में से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका एक कुछ भाग हमें मिल रहा है। तो इसमें असोसिएशन और रीजनिंग दोनों ट्रू है। वाई मनी इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मनी को, यानी धन को, पैसे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा गया है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो देखते हैं। मनी वर्क एज अ मीडिएटर ऑफ सेल इन परचेज ऑफ गुड और आर्टिकल्स। मान लीजिए हमें कोई चीज बेचनी है, कोई वस्तु बेचनी है, ठीक है, तो ये एक बंदा है, ठीक, और ये दूसरा बंदा है, ध्यान से देखिएगा। इसको अपनी चीज इसको बेचनी है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब ये बंदा इसको अपनी चीज़ बेचना चाहता था, तो ये इसको कुछ देगा, बदले में ये भी उसको कुछ देगा, ठीक है? ऐसा होता था। पर अब क्या है, आप इसको कोई चीज़ बेचो, मान लीजिए मैंने आपको इसको एक बोतल बेची, ठीक है? वो बोतल है 100 रुपए की, तो बदले में ये मुझे डायरेक्ट 100 रुपए दे देगा। ना तो मुझे कोई इससे सामान लेना, ना कुछ देना ना देना, मैंने इसको सामान दिया, इसने मुझे पैसे दिए। तो एक्सचेंज किया ना मैंने, कुछ चीज़ों को एक्सचेंज किया। और किसके जरिए एक्सचेंज किया? तो कैश के जरिए, पैसों के जरिए एक्सचेंज किया। इसलिए हम मनी को क्या बोलते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। वाई वाई वन कैन नॉट रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज इन इंडिया? ठीक है, ये हमारे जो क्वेश्चन, सबसे पहले आप जब भी कोई क्वेश्चन या आंसर करें तो ध्यान से उसको समझें। आप क्वेश्चन समझेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे, बिना क्वेश्चन समझे आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जब भी मान लीजिए आप गए दुकान पे 100 रुपए का नोट लेके और आपने कुछ सामान लिया, तो जो ये 100 रुपए का नोट है, ये जो कागज है, ठीक है, ये एक कागज है, इस पे 100 रुपए लिखा हुआ है, ठीक। इसको जो बैंक वाला है, जो क्या कहते हैं, सॉरी, दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो उसे लेने से मना क्यों नहीं करता है? ठीक है, उसे लेने से वो मना क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो हमारे देश की सरकार है, उसने जो ये हमें जो करेंसी है उसको ऑथराइज किया, इसको मान्यता मान्यता दी है कि हाँ, ये पैसे हैं, ये धन है, ये कैश है, इसको आप बाजार में ले जाके इससे कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक। वरना अगर ऐसे ही होता तो मैं कोई भी एक कागज लेता जिसके ऊपर 1000 रुपए 100 रुपए लिख देता और ये बन जाता पैसा। पर ये पैसा नहीं बनेगा क्योंकि इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, पर इसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। गांधी जी की फोटो है यहाँ पे बढ़िया सी, है ना? तो चलिए आगे करते हैं। हु इशूज 1 रुपी नोट इन इंडिया? जो 1 रुपए का नोट है, वैसे तो सारी चीजें जो हमारे जो जितने भी नोट वगैरह हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। पर जो ये 1 रुपए का नोट है, 1 रुपीज नोट, ये कौन इशू करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश? ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के फाउंडर कौन है? किसने उस बैंक को स्टार्ट किया था, यानी उसको चालू किया था? तो मोहम्मद यूनुस। कौन? मोहम्मद यूनुस इसके फाउंडर हैं। और इनको नोबल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला है, शांति पुरस्कार नोबल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ SHGS। मैंने बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्ट, ठीक है, इसके 2 एडवांटेज बताने, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 2 एडवांटेजेस बताने, तो सबसे पहला, सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्ट हेल्प बोरोवर ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेटरल, ठीक है। कोलेटरल मैंने आपको बताया, एक कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी संपत्ति जिसे आप सामने वाले को देकर उससे पैसे ले सके, ठीक है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें आपको कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आपको बिना कोई चीज गिरवी रखे आराम से लोन मिल सकता है। तो ये जो बोरोवर है, यानी जो लोन लेता है, उसको कोलेटरल के प्रॉब्लम से ये बाहर निकाल देते हैं कि कोई टेंशन मत लो, कोई चीज गिरवी नहीं रखनी है आपको, आप आओ और लोन ले लो। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है उसके लिए। नेक्स्ट है, ये समय पड़ने पर बहुत आसानी से लोन दे देते हैं, ठीक है, और बहुत ही रीजनेबल रेट पे देते हैं। ये बिल्कुल नाम मात्र के रेट पे, नहीं, ऐसा इंटरेस्ट होता है इनका कि बहुत ही कम इंटरेस्ट, उस पे ये लोन
दे देते हैं। तो इसके ये दो फायदे हुए, ठीक है। डज मॉडर्न करेंसी हैव एनी इशू ऑफ इट्स ओन? जो हमारी करेंसी है, 100 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, क्या इसकी खुद की कोई इशू है इसके अंदर, खुद का कोई? तो चलिए चेक करते हैं कोई इशू इसके अंदर है या नहीं है। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज अ मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज द गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। पहले के जमाने में, अर्लियर, समझ रहे, पहले के जमाने में जो ये जो आपकी जो मॉडर्न करेंसी बन रही है, ये तो कागज की बन रही है ना। पर जो पहले के जमाने में सिक्के बनते थे वो गोल्ड के बनते थे, सिल्वर के बनते थे, कॉपर के बनते थे। वो सिक्के बाजार में एक मीडियम का काम तो करते ही थे कि आप पैसे, वो सो क्या कहते हैं, वो पैसे दो उसके बदले कोई सामान ले लो। पर वो खुद में ही, अपने आप में ही एक वजूद रखते थे, क्योंकि वो सिक्का सोने का हुआ करता था। अगर हम उसको बाजार में नहीं भी देते हैं ना, घर में उसको पिघला के उसका हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। वो पिघलाने के बाद उसकी जो कीमत होगी वो उससे ज्यादा महंगा हो जाएगा। पर आज की डेट में क्या आप नोट के साथ ऐसा कर सकते हैं? आज के जो सिक्के उनके साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अनलाइक ग्रेन्स एंड कैटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीवन एवरीडे यूज। अब देखिए, मान लीजिए पहले के जमाने में आप किसी को अपनी भैंस दे रहे हैं, बदले में उसका गाय ले रहे हैं, ऐसे कुछ मतलब एक्सचेंज करते थे चीजों को, है ना। तो अपना धान दे रहे हैं उसको, ठीक है, चावल दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, और उसके बदले में गेहूं ले रहे हैं, फिर मक्का ले रहे हैं। नहीं, एक चीज दे रहे हैं, दूसरी चीज ले रहे हैं। तो आपके पास जो चीज थी, जो जानवर था, वो आपके रोज के काम का था या नहीं था? बिल्कुल था। आप गाय से दूध निकाल सकते थे, ठीक है, आपके पास जो अनाज था आप उसे खा सकते थे। अगर आप उसे एक्सचेंज ना भी करें, तब भी वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता था। पर अगर हम जो ये पैसा है, मनी है, इसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है, यानी बाहर बाजार में कुछ खरीदने वरीदने ना, सिर्फ अपने पास रखें, तो डेली लाइफ में किसी काम का है नहीं, कोई काम का नहीं है ये, जब तक हम इसे बाहर बाजार में ना लेके जाएं। सो द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज इट्स ओन। तो जो आज की जो मॉडर्न करेंसी है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है। उसका वजूद, उसका अस्तित्व तभी है जब हम उसे बाहर मार्केट में लेके जाएंगे, वरना वो किसी काम का नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाउ डज द मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। डबल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, मैंने आपको पहले, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन शायद ये था, मैंने बताया आपको डबल कोइंसिडेंस की क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपको कोई चीज बेचनी है, तो वो चीज, ठीक है, आपको मान लीजिए पेन बेचना है और पेंसिल खरीदनी है, ठीक, पेन बेचना है, पेंसिल खरीदनी है। तो आपको एक ऐसा बंदा तलाशना पड़ेगा जो आपसे पेन खरीद ले, ठीक, और उसके पास पेंसिल हो, ताकि आप उससे बदले में पेंसिल खरीद लें, ठीक है। यानी आप और वो एक तरीके से जुड़े हुए हैं। आपको जो चीज बेचनी है, वो चीज उसे खरीदनी है, और जो चीज उसे बेचनी हो वो आपको खरीदनी हो। तो आपको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा। ये एक तरीके की प्रॉब्लम ही है, हाँ या ना? बिल्कुल है। तो इससे जो मनी है, उसने इसको कैसे कैसे सॉल्व किया, बताइए, चलिए बताते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन एसेंशियल फीचर वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज देयर बार्टर सिस्टम। इसमें हम क्या, ये डेफिनेशन दी है डबल कोइंसिडेंस की, कि वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली की जाती थी इसमें, ठीक है। By serving a medium of exchange, money removes the need for double coincidence of bonds and difficulties associated with the barter system. ध्यान सुनिए, अंग्रेजी में सुन लिया, हिंदी में भी सुनिए। जब पैसा आया, तो पैसे ने सबसे बड़ी सी ये समस्या थी, इसको हल कर दिया। कैसे हल कर दिया? अब आपको ऐसा बंदा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज आपको बेचनी हो उसे खरीदनी हो, और जो उसे बेचनी हो वो आपको खरीदनी हो, नहीं। आप अपनी चीज किसी मर्जी को बेच सकते हैं, और जिस मर्जी से जो चाहे वो खरीद सकते हैं पैसों की वजह से, ठीक है। आपको ऐसे बंदे की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई चीज खरीदनी है, पैसा दो और चीज खरीद लो। आपको कोई चीज बेचनी है, पैसा लो और चीज बेच दो। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ फार्मर नो लॉन्गर हैज टू look for a shoemaker who will buy his skills at the same time the sell him shoes. All he has to do find a buyer for his skills. If he has exchanged skills for money, can purchase any good services which he needs to. यानी अब किसी भी फार्मर को ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कोई मुझे मिल जाए जिसे मैं अपना अनाज बेच सकूं और बदले में उससे जूते ले सकूं, ठीक है।
और सामने वाला भी बंदा ऐसे होना चाहिए जिससे अनाज की जरूरत हो और जूतों बेचना हो, तो उसे ऐसे करने की कोई जरूरत रही नहीं यार। अब उसके पास धन आ गया, वो बाजार में जाएगा, अपना जितना भी अनाज है वो बेचेगा, सब बदले में पैसे आएंगे और पैसे से वो जूते खरीद लेगा। अब वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी को देखने की उसके लिए वो टाइम नहीं है कि किसी को देखता बैठे कोई आएगा मैं अब खरीदूंगा, नहीं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट अ 10 रुपी नोट, व्हाट इज रिटन ऑन टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो 10 रुपए का नोट होता है, उसके टॉप में क्या लिखा होता है, चलिए पढ़ते। देयर आर टू टू थिंग्स रिटन, दो चीज लिखी होती है उसके अंदर। क्या लिखी होती है, वो भी टॉप राइट में। क्या लिखा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा या फिर लिखा होगा गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। फटाफट से अपनी जेब खोल 10 रुपए का नोट निकालिए और चेक कर लीजिए, सीधी सी बात है। इसमें या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा या फिर गारंटेड बाय द गवर्नमेंट लिखा होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले बताया, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा, वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह नोट छापता है, ठीक। दिस द स्टेटमेंट एक्सप्लेन दैट करेंसी इज ऑथराइज्ड एंड गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, इस समय क्या पता चलता है कि ये जो नोट है 10 रुपए का, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये बाजार में चल सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया के अंदर हमें फॉर्मल सोर्सेज जितने भी हैं लोन लेने के, जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनको हमें बढ़ाने की क्या जरूरत है, ठीक। तो पढ़ते हैं, we need to expand formal sources of credit in India because to reduce dependency on informal sources of credit because the latter charge high interest rates and do not benefit the borrower much, ठीक। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल। आजकल जो हमारे समाज में ज्यादातर लोग जो हैं इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड हैं, जो अपना जितना भी, मान लीजिए अगर आपको कोई जरूरत पड़ी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की, तो आजकल कोई बैंक नहीं जाएगा, ठीक है, गरीब आदमी की बात कर रहा हूं मैं। बैंक नहीं जाएगा, वो सोचेगा मैं अपने ताऊ के लड़के से ले लूं, चाचा के यहाँ से ले लूं, अपने दोस्त से ले लूं, चाहे भले ही वो लोग बैंक से ज्यादा ब्याज मांगे, पर वो उनसे लेने को तैयार हो जाता है। क्यों, क्योंकि गरीब आदमी के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो गिरवी रख सके, या फिर ऐसे कोई कागजात नहीं है उसके पास, ठीक है। इन सब चीजों की कमी के कारण वो क्या करता है, अपने किसी अड़ोस पड़ोस से हाई इंटरेस्ट में लोन ले लेता है, जिसमें उसका कोई फायदा नहीं है। वो उसका जो जीवन है वो लोन चुकाने में रह जाता है, और वो इस जाल में फंसता चला जाता है। सेकंड पॉइंट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। इन कॉन्ट्रास्ट देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स और द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन इनफॉर्मल सेक्टर। अब जब हम किसी बैंक के पास जाते हैं, उससे लोन लेते हैं, ठीक है, तो लोन जब हम लेते हैं तो उसके बैंक के ऊपर भी कोई एक जना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, जो उसकी एक्टिविटीज में नजर रख रहा है कि जो बैंक है वो किसको लोन दे रहा है, कितने परसेंट पे लोन दे रहा है, कहीं कोई किसी से ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा है, यानी किसी से ज्यादा इंटरेस्ट पर कभी किसी को लोन तो नहीं दे रहा है। तो इन सब चीजों को देख कर रखने के लिए हमारे पास कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है, जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो ऊपर से निगरानी रख रहा हो कि हाँ किसको कितने परसेंट पे लोन दिया जा रहा है या फिर कितना लोन दिया जा रहा है। मान लीजिए आपने किसी अपने रिश्तेदार से लोन लिया, तो क्या उसके ऊपर ऐसा कोई है जो उसकी निगरानी रख रखे, जो उसको देखे कि हाँ भाई इसने आपको कितने परसेंट पे लोन दिया है, सही इंटरेस्ट पे दिया है नहीं दिया, ज्यादा इंटरेस्ट पे तो नहीं दिया, ऐसा देख रेख रखने वाला कोई भी नहीं है। पर बैंक में ऐसा है। After taking loan from informal lenders sometimes led the borrowers to debt trap because of the high interest। मान लीजिए आपने लोन लिया किसी एरे गैरे से, जिस सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, और आपने कोई किस्त चुकानी भूल गए, यानी आप इंटरेस्ट एक किसी महीने का देना आपका रह गया, तो जो अगले महीने होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे से लगते 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 आप एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहां आपका असल पैसा चले जाएगा पर आपका इंटरेस्ट नहीं जा पाएगा। आपका पूरा जीवन इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डेट ट्रैप, यानी आप कर्ज जाल, ऐसे जाल में फंसेंगे कि जहां आपका पूरा जीवन कर्ज चुकाते 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 गुजर जाएगा। इससे अच्छा है कि हम किसी बैंक से लोन लें, ठीक है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो फॉर्मल सोर्सेज है वो ओपन करने चाहिए, ठीक है, जहां से लोग लोन ले सके। और सरकार को भी अपनी नीतियों में कुछ ऐसे सुधार करना चाहिए जिससे ऐसे लोग जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है
जिनके पास कोई कागजात वगैरह नहीं है, वो भी आराम से जाके बैंक में लोन ले सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज क्रेडिट अ क्रूशियल एलिमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार में आएगा आपका, 2 तरीके से आ सकता है। डिस्क्राइब द वाइटल एंड पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट। जो हमारा ये क्रेडिट है, जिसे हम शॉर्ट में लोन कह सकते हैं, इसका पॉजिटिव रोल क्या है, सकारात्मक रोल क्या है, चलिए पढ़ते हैं। क्रेडिट हैड क्रेडिट हैज इट्स ओन यूनिक रोल फॉर डेवलपमेंट। किसी भी चीज के विकास के लिए ये जो क्रेडिट है यानी लोन है, उसका एक यूनिक रोल है। क्या रोल है? It it help in growth of economic activities of country, thus helps in its development। ठीक है, लोन लेने से हमारी एक, हम किसी भी, हमारी कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी कंट्री हो, चाहे वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा होता है। ठीक है, और किसी देश की तरक्की के लिए आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा बहुत जरूरी होता है। इसी से हमारे देश का विकास होगा। विकास कैसे होगा? मान लीजिए किसी को एक फैक्ट्री लगानी है, पंखे बनाने की फैक्ट्री लगानी, तो उन्होंने लोन लिया, लोन लेके उसने वो फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री डालने के बाद उसने हमें पंखों का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, पंखे बनेंगे, बिकेंगे, कुछ इसमें टैक्स जो सरकार को भी जाएगा, तो हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनसे क्या होता है? हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। If credit is made available to poor people at reasonable rates, they can improve their economic condition। If, अगर जो ये क्रेडिट है, लोन है, वो गरीब लोगों को रीजनेबल रेट पे मिलने लग जाए, तो वो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, उसमें इंप्रूव हो सकता है, सुधार आ सकता है। एक गरीब आदमी लोन लेकर मान लीजिए कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है, तो उससे उसकी क्या होगा? इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सुधार आ सकता है। इट विल फर्दर इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। इससे क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि ये गरीब आदमी कोई कर्ज लेके कोई अपना काम चालू करे, तो उसके, और वो काम चल जाए, अगर वो दिमाग से करे, ठीक ठाक चल जाए, तो जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीने का जो स्तर है, जीने का जो तरीका है, उसमें सुधार आ सकता है, और उसका पूरा पूरा विकास होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट हर चीज में। जो आर्थिक रूप से अगर कोई बंदा मजबूत है, तो वो ओवरऑल उसका क्या कहते हैं, हर चीज में उसका डेवलपमेंट होता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो। इससे पर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में मजबूत होने के लिए आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, यानी लोन लेने की शर्तें, अगर मैं हिंदी में इसे शुद्ध हिंदी में अगर मैं ऐसी नॉर्मल बोल दूं, तो क्या होता है कि पूछ रहे जो शॉर्ट नोट लिखिए किसके ऊपर है? लोन लेने की शर्तों के ऊपर। आप अपने आप से आंख बंद करके सोचिए, यदि आप अपने दोस्त को नहीं, चलो मान लीजिए किसी को भी पैसा उधार देंगे, तो आप क्या क्या शर्तें रखेंगे उसके पास? तो मैं बताता हूँ आप क्या क्या शर्तें रखेंगे। फिर हम देखते हैं ये होता क्या है, ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, ये होता क्या है। वाइल गिविंग अ लोन, जब हम किसी को लोन देते हैं, लैंडर स्पेसिफाइज सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। जो ये लोन देने वाला लैंडर होता है, वो कुछ टर्म्स और कंडीशंस की बात करता है लोन से संबंधित। ठीक है, जो बोरोवर यानी लोन लेने वाले को फॉलो करनी होती है, और इन्हीं सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो लोन देने से पहले जिन भी नियम और शर्तों की बात की जाती है, वो हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाता है। और इसके अंदर अब शामिल क्या होता है, हम देखेंगे। इसके अंदर शामिल होता है आपका इंटरेस्ट रेट शामिल होता है, कोलेटरल शामिल होता है, डॉक्यूमेंटेशन, और द मोड ऑफ रिपेमेंट एक्सेट्रा। यानी इसके अंदर आपका शामिल होगा इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले ये बात तय की जाएगी आपको लोन तो मिल रहा है, पर कितने इंटरेस्ट के रेट पर मिलेगा। ठीक, दूसरा आपका तय किया जाएगा कोलेटरल, कि आप लोन लेने से पहले किस चीज को गिरवी रखना चाहेंगे, चाहे वो लैंड हो, चाहे कुछ भी हो। और थर्ड आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनके बिहाफ पे आपको लोन मिल सके। ठीक, और अब लास्ट पॉइंट होगा आपका द मोड ऑफ रिपेमेंट, यानी जब आप पैसे को वापस करेंगे, तो किन आधार पर, यानी कैश या फिर चेक या फिर किस माध्यम से आप अपने पैसे वापस करना चाहेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्ट हैज ब्राउज्ड अबाउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द रूरल सेक्टर एलैबोरेट। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है। वो क्या क्रांति लाई है उसके बारे में पढ़ते हैं हम।
जो हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्होंने, एक मिनट पेंसिल ले लीजिए। हाँ जी, ये जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्होंने जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पे गरीब लोगों को लोन दिलवाने में बहुत बड़ी सहायता करी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प इन पुलिंग द सेविंग ऑफ द मेंबर, यानी वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कभी भी बहुत ही मुश्किल से कभी अपनी सेविंग कर पाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे उसके हाथ में पैसा आता है वो किसी न किसी कार्य में खर्च हो जाता है। पर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनकी मदद से एक जो गांव का व्यक्ति है जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सदस्य है, मेंबर है, वो सेविंग करना सीख रहा है, बचत करना सीख रहा है, ठीक है। मेंबर्स कैन गेट टाइमली लोन्स ऑफ फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, चाहे मेंबर्स को कोई भी काम हो, किसी भी काम के लिए मेंबर्स समय से सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से लोन ले सकते हैं। दे गेट लोन्स फ्रॉम एसएचजी एट अ रीजनेबल रेट, और इनको एक अच्छे खासे यानी सस्ते रेट पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनको लोन मिलता है, यानी इन्हें बहुत ही कम ब्याज चुकाना होता है, नाम मात्र का ब्याज। इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। मान लीजिए सभी जितने भी सदस्य हैं वो मतलब अच्छी खासी बचत कर रहे हैं, टाइम पे लोन वो जो लिया उसकी किस्तें चुका रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो ये लोग बैंक से भी लोन ले सकते हैं आराम से, ठीक है। यानी ये तो अभी अभी तो सिर्फ इनका 3-4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, पर ये डायरेक्ट जाके बैंक से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोन के लिए, और लोन उनको मिल जाएगा बड़ी आसानी से अगर इनकी सेविंग वगैरह ठीक है तो। इट हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन। आप बाहर जाएंगे किसी बैंक वगैरह लोन लेने के लिए, सबसे पहले आपसे टुकेगा डॉक्यूमेंट दिखाइए, कोई चीज़ गिरवी रखिए, पर यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बोरोवर है लोन लेने वाला है उसको बिना किसी कोलेटरल और डॉक्यूमेंटेशन के लोन मिल जाता, तो इस समस्या से निपटने का ये बहुत अच्छा तरीका हुआ। इट सेव्स देम फॉर अ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मनी लेंडर्स। अगर आप किसी बाहर व्यक्ति से लेंगे तो वो आपका शोषण करेगा, बार बार आपके लिए किस्त किस्त आपसे ज़्यादा हाई रेट पर क्या कहते हैं लेगा, ठीक है, किस्त के लिए आपको बार बार परेशान करेगा। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत कम रेट में इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको ऐसा कोई नहीं है कि आपने लोन का जो इंटरेस्ट है वो चुकाने में अगर आप थोड़ा पीछे रह गए तो आपके पीछे गुंडे भेजे जा रहे हैं, फिर कुछ 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 काम किधर नहीं। पर बाहर का जो इनफॉर्मल जो जो लोग हैं मनी लेंडर है वो ये सब काम कर सकते हैं। Self-help group provides a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition और domestic violence। आपके जो आपको लोन तो मिलेगा ही, आपके पैसे जुड़ेंगे ही, पर साथ साथ ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिस पे आप अपने रोजमर्रा के जीवन से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उनको आप उनकी चर्चा आप यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे वो आपको स्वास्थ्य हो, चाहे आपको वो पोषण हो, चाहे वो आपका घरेलू हिंसा हो, ठीक है, हेल्थ हेल्थ न्यूट्रिशन डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब पर इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मोर। एक्सप्लेन। जो ये बैंक्स हैं हमारे, और ये बैंक वगैरह और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको बढ़ावा क्यों मिलना चाहिए कि ये यहाँ पे हमें लोन दें, ठीक है। तो इनका इनके बढ़ावे से हमारा क्या फ़ायदा है, और या फिर हमारे जो देश है समाज है उसका क्या फ़ायदा होगा। तो बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर बिकॉज, तो उसका फर्स्ट पॉइंट है दिस वुड लेड टू हायर इनकम। यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो हायर हो जाएगी, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक। तो आप क्या सोचिए इनकम कैसे बढ़ सकती है इसके अंदर। आप बैंक गए, बैंक से आपने क्या किया, लोन मांगा, ठीक। लोन लेने के बाद आपने कोई बिजनेस सेटअप किया, ठीक, उस बिजनेस को आपने चलाया जिससे आपकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। पीपल कुड बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। आप जो ये लोन लेंगे, ठीक है, उन लोगों को आसानी से जो जो चीज़ें चाहिए उन सब चीज़ों की वो अपनी जो अपनी नीड्स है उनको फुलफिल कर सकते हैं। दे कैन ग्रो क्रॉप्स एंड सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या तो अपनी फसल उगाने के लिए या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कुछ छोटा मोटा धंधा खोलने के लिए आप इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीप अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। अगर हमारे देश का लोन सस्ता होगा तो तभी हमारे देश के व्यक्ति विकास करेंगे, और व्यक्ति विकास करेगा तो देश विकास करेगा। टू सेव एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खोलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेक्टर खोलेंगे जो सरकार से ऑथोराइज्ड हो, सरकार की मान्यता प्राप्त हो, तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर्स में नहीं जाएंगे लोन लेने के लिए, वो डायरेक्ट फॉर्मल के पास जाएंगे, ठीक। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वलिटी सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। और सरकार को भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो लोग जो भी लोन लेने बंदा आता है, चाहे अमीर से अमीर या गरीब से गरीब, उनके साथ समानता का जो उनके साथ समानता रखी जाए,
उनके समानता का व्यवहार किया जाए ताकि उन्हें लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो। वो ऐसा ना हो कि वो गरीब है तो उनको लोन ना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट that are registered by the government have to follow rules regulation, where informal source largely outside control by the government। जो फॉर्मल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यानी जिन जो फॉर्मल सोर्स है जहाँ से हम लोन ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट को पता है। पर ये जो इनफॉर्मल है, इनकी गवर्नमेंट को कोई जानकारी नहीं है, गवर्नमेंट के इनसे कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। Formal source include banks and cooperative, where are informal source include money lenders, traders, friend, relative और retailers। जो फॉर्मल सोर्स है इसके अंदर हम बैंक को शामिल करते हैं, ठीक है, और कोऑपरेटिव जो हमारे सोसाइटीज़ वगैरह हैं उनको शामिल करते हैं। पर जो इनफॉर्मल जो हमारा है उसके अंदर हम मनी लेंडर्स को, है ना, और अपना ट्रेडर्स को, फ्रेंड्स को, ये इन सब चीज़ों को, इन लोगों को शामिल कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आरबीआई सुपरवाइज फॉर्मल सोर्स, वेयर आर देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज इनफॉर्मल सोर्स। फॉर्मल के ऊपर निगरानी रखने वाला कोई है, कौन? आरबीआई। पर जो ये हमारा इनफॉर्मल है इसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी निगरानी रखने वाला नहीं है। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कंपैरेटिवली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन द इनफॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल के अंदर क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लो होता है, और बल्कि जो हम अगर हम बाहर से कहीं से लोन लेंगे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हाई होगा। इन द इनफॉर्मल सेक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड वाइल द फॉर्मल सेक्टर, सॉरी यहाँ पे इनफॉर्मल आना चाहिए, ठीक, तो आपका यहाँ पे फॉर्मल आएगा इनफॉर्मल की जगह। इन द फॉर्मल सेक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। अगर बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। पर जो अगर चाहे आप किसी भी बैंक में चले जाओ, लगभग लगभग उतने ही रेट पे आपको लोन मिलेगा। पर अगर इनफॉर्मल सेक्टर में ज़रूरी नहीं है कि आपका ये फिक्स हो, या आपका कहीं ज़्यादा भी हो सकता है और कहीं पे आपका कम भी हो सकता है। इन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कोलेटरल इज अ मस्ट फॉर गेटिंग अ लोन। जहाँ पे आप फॉर्मल के अंदर आपको कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी जरूर लोन के। इनफॉर्मल सोर्स में क्या होता है कि आपको बिना कोई चीज़ गिरवी रखे भी आपको वहाँ से लोन प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ वहाँ पे गिरवी रखो तभी आपको लोन मिलेगा। रिच अर्बन हाउस होल्ड डिपेंड ऑन द फॉर्मल सोर्स वाइल पुअर जो हमारे पुअर हाउस होल्ड डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल। जितने भी अमीर लोग वगैरह हैं ये सब फॉर्मल पे डिपेंड करते हैं हमारे, ठीक है। पर जितने भी हमारे जो पुअर लोग हैं वो इनफॉर्मल के ऊपर अपना डिपेंड होते हैं लोन के लिए। द फॉर्मल सेक्टर इज सिस्टमेटिक इज इन फंक्शनिंग, वेयर आर द इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट सिस्टमेटिक। जो हमारा जो फॉर्मल सेक्टर है यानी बैंक वगैरह, ये पूरे एक सिस्टम के तहत चलते हैं, हर एक कार्य सिस्टम से होता है, हर एक काम सिस्टम से होता है। पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे लोन देने वाले का ही सिस्टम चलेगा, वही सबका सिस्टम बिगाड़ता है, वही सबका सिस्टम बनाएगा जो लोन आपको दे रहा है। इन द फॉर्मल सेक्टर मोर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। फॉर्मल सेक्टर में जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट बहुत सारे जमा करवाने पड़ेंगे कि ये लो वो लो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो, रहने का आपका एड्रेस है, ये वो सब चीज़ें। पर इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन, एक आध चीज़ वो अपने एड्रेस वेड्रेस भर ही ले सकते हैं धमकाने के लिए, पर और कुछ वो नहीं लेते। तो हमारे जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने हम समझ लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।